तो इस बात का इदराक उन्हें भी हुआ था उस वक्त, खालिद खुर्शीद साहब, कंफर्म था उसको, बल्कि कंफर्म था। क्लैश तब आया जब इंटरनल जो किचन कैबिनेट थी उसके दरमियान और इनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और उनके डिसाइड हो गया था कि अगर ये जीतते हैं तो सीएम बनते, और चंद जो जिनके पास राज इस हवाले से था वो मैं भी था उनमें। एक ऑफिस में आपकी डेली हाजिरी होती थी, वहाँ पे आपके साथ कोई गुफ्तगू होती थी, कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स आपके साथ बैठे होते थे, फिर वही ऑफिसर्स आपके साथ जो गुफ्तगू होती थी वही खालिद खुर्शीद साहब को बताते थे जाके। अगर आपने किसी और ऑफिस की बात की है तो उस ऑफिस का रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो वो मुझे सर उस ऑफिस का रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं होता। आप जिन ऑफिस के हवाले से जिक्र कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा सियासतदान उन ऑफिस की बेंचों में नहीं बैठे। अगर मीटिंग हुई किसी लेवल पे तो वो होती रहती है, उनका काम है, ठीक है, मीटिंग्स करना। मसला यहाँ पे ये है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं उन ऑफिस के पास नहीं गया और मैंने सपोर्ट नहीं लिए पॉलिटिकली, तो ये सारे गलत किए। गिलगित बल्तिस्तान एक नौज़ायदा सूबा है, इस नौज़ायदा सूबे की सियासत भी नौज़ायदा है। ये सूबे, ये सूबा डी फैक्टो प्रोविंस कह लेते हैं। चलें आपको इसको डी फैक्टो प्रोविंस कह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे पास मेहमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें ख़ासकर अपोजिशन रुकन असम्बली जावेद मनावर साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, उनके साथ मुझे ज्वाइन करेंगे हमारे दो सीनियर अच्छे जर्नलिस्ट हैं, महताब साहब, महताबुर रहमान, और अपना मीर साहब हमारे साथ जो है अपना साजिद मीर साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम थोड़ा सा गिलगित बल्तिस्तान के माजी और हाल पे थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, चूँकि गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं जावेद मनावर साहब से। जावेद मनावर साहब, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि पीटीआई ख़ासकर खालिद खुर्शीद को डिस्टर्ब करने में आपका जो था इब्तदाई रोल था। अमजद एडवोकेट साहब जो है वो, या दिगर जो है बाद में जो बंदे थे, जिसमें ख़ासकर हफीज़ुर रहमान साहब ने भी एक बयानिया उनसे मांगा कि वो मई के जो वाक़यात थे 9 मई के, उस पर भी करें, लेकिन इब्तिदा आपने की थी। आप क्या कहेंगे? देखें मंजर भाई, आपका शुक्रिया कि इस अच्छा प्रोग्राम आपने कोऑर्डिनेट किया। इल्ज़ामात सियासत का हुस्न है और इल्ज़ामात सियासत के अंदर लगते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सा इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान का जो कानूनी इर्तिका है, इसका लेजिस्लेटिव ट्रांजिशन जो है, ये बड़ी महदूद सी है, 6-7वें कवर्नेंट पे हैं, और इस निज़ाम के साथ हमारी ये तीसरी निशानी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो पूरी काबीना है वो यकीनन डिबैकल की भी जिम्मेदार है, और अगर यहाँ कोई फ्लाइंग कलर्स में हुकूमत कुछ कर पाती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक बात आपने की कि खालिद खुर्शीद साहब के हवाले से, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, हम उनकी कैबिनेट में थे, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आज अगर हम उस ज़माने के डिबैकल का या उस ज़माने में जो हमने काम किए हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते तो वो गलत है। और जहाँ तक बात आपने की, पहले दिन से हमारे पॉलिसीज़ के ऊपर हमने अपना इनपुट देने की कोशिश की और हमने इंक्लूसिव अप्रोच की बात की, और आज भी उसके ऊपर स्टैंड करते हैं हम। और हम यही देख रहे हैं कि आज इससे पहले की हुकूमतों में भी और आगे भी जो हुकूमतें आएंगी उसके अंदर अगर आप फैसला साजी के अंदर इंक्लूसिव अप्रोच, एक जहन से कुछ अजहान मिल के फैसला करें तो बेहतरी की तरफ जाते हैं। बाकी इल्ज़ामात सियासी मैदान के अंदर मुझ पे भी लगते रहेंगे, दूसरों पे भी लगते तो रहेंगे। फिर खालिद खुर्शीद साहब ने आपको कैबिनेट से डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया? वजह क्या थी? वजह क्या था? रीजन क्या रहा? अगर आप उस साजिश का हिस्सा नहीं थे, वजह क्या थी? रीजन क्या था? अब इसका जवाब तो खालिद साहब बेहतर। नहीं, आपके पास भी है। आप लोगों ने पेशावर में जाके सारा इमरान खान के साथ बैठ के ये तमाम चीजें दोबारा रीसेटल की। नहीं, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इसका जवाब खालिद सर बेहतर देंगे। डिस्क्वालीफाई नहीं किया था उन्होंने, मेरा पोर्टफोलियो लिफ्ट किया था, डिपार्टमेंट लिफ्ट किया था। और जहाँ तक बात है कैबिनेट से एक्सक्लूड या डिस्क्वालीफाई करने की, वो बात आप उसकी तस्दीक करें। मेरा पोर्टफोलियो एज मिनिस्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा लिफ्ट हुआ था, और फिर उसी डिपार्टमेंट में आप वापस आ गए। अब वो उनसे जवाब बनता है ना कि अगर मैंने कोई इतनी बड़ी गलती कर दी थी तो बस क्यों आए। मकसद कोई इशू तो होगा आपके दरमियान। जाहिर है वो आपके मैंने आपको गुजारिश की ना। हम मेहताब साहब से पूछते हैं। मेहताब साहब, आप बताएं कि इनको वहां से कैबिनेट से इसको हटाना, इसको ये सारा इशू बेसिक क्या था? आप क्या समझ? मेरे इल्म में जो बात थी वो ये थी कि उन दिनों खास तौर पर मनवर साहब
हर चीज़ के ऊपर इख्तिलाफ राय रखते थे, बजट के उमूर के मामले में भी। तो उनको भी इस बात का इदराक हुआ था कि कहीं मेरे मेहताब खिलाफ साहब कोई आप भी थोड़ा मनसूबाबंदी सा हो रही सच है। बोल लिया करें, आप भी थोड़ा सा सच बता दें, मैं आपकी मंजर साहब मेहरबानी ये होगी। मंजर साहब, ये आपने जो शुरू में एक बात कही थी, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप खालिद खुर्शीद साहब यस के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तो यस इस बात का इदराक उन्हें भी हुआ था उस वक़्त खालिद खुर्शीद साहब को। कंफर्म था उसको, बल्कि कंफर्म था। कन्फर्म था, उनके इर्द-गिर्द जितने लोग थे वो इस बात में इनके साथ भी राब्ते में थे। खालिद साहब से भी राब्ते में थे एस्टेब्लिशमेंट और लेकिन एस्टेब्लिशमेंट थी। मैं अगेन एक उनके कैबिनेट के जो लोग थे उनमें से एक कुछ बंदे ऐसे थे जो इनके साथ भी राब्ते में थे, खालिद साहब से भी राब्ते में थे। तो इनकी वाली बात उन तक पहुँच रही थी, उनकी बात इन तक पहुँच रही थी। तो इसलिए उनको इस बात का बखूबी इल्म था कि कहाँ मेरे खिलाफ कौन-सी साजिद मीर साहब से जरा सर हुँ। आपसे साजिद मीर साहब ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इसके दरमियान अनबोर्ड थी कि नहीं थी जब ये सारा खालिद खुर्शीद और जावेद मुनावर साहब की जो कहानी चल रही थी। देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि जावेद मनवर साहब या दीगर जितने लोग थे, सवाए फतहुल्लाह साहब को हटा के बड़े सनसेरली खालिद खुर्शीद साहब के साथ काम कर रहे थे 6 महीने तक कम से कम। जो टेन्योर था बड़े सनसेरली काम कर रहे थे, ये उनको प्रॉपर एडवाइसेस भी कर रहे थे। इनका क्लैश डेवलप हुआ एक खालिद खुर्शीद साहब की एक इंटरनल किचन कैबिनेट थी, जो सबको बाईपास करती थी। उसको मेरे ख्याल में आज तक किसी किचन भी कैबिनेट में कौन-कौन थे? थोड़ा सा सच बता देना सर। अब सच बोले ना। वो आप लोग थे देखिए, आप जो जर्नलिस्ट, आप तो सच बता देना सर। एज ए अब जर्नलिस्ट तो देखिए, वक़्त आप गुज़र चुका है। देखिए ना, आप पुरानी बातें हो गई, आप हाँ। सच बताएं ना, किचन कैबिनेट में कौन-कौन था? देखिए, हर चीफ मिनिस्टर की कोई ना कोई इस तरह किचन से कैबिनेट होती किचन है। कैबिनेट होती है और एडवाइजर्स होते हैं। मेरे ख्याल क्यों में जावेद मुनावर साहब किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे? जावेद मनवर साहब किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। जो इंटरनल में किचन कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, जो उनको प्रॉपर तरीके से एडवाइस सर करते सर थे, सर जो रिपोर्टिंग बेस और बहुत सारी चीजें, उसमें सर और भी चीजें थी, ठीक है। तो जावेद मनवर साहब तब इनको सही ट्रैक पे एडवाइस कर रहे थे। जावेद मनवर साहब और देगर, अलबत्ता फतहुल्लाह साहब डे फर्स्ट से उनके खिलाफ थे। इस चीज़ के हवाले से मेरा ख्याल में मेहताब साहब भी कंफर्म करेंगे और जावेद मनवर साहब भी मेरे ख्याल में मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। विंडिकेट करेंगे, इंडोर्स करेंगे। ये जो क्लेश आया ना, क्लेश तब आया जब इंटरनल जो किचन कैबिनेट थी सर उसके दरमियान और इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। फासला इस तरह डेवलप हो गया कि खालिद खुर्शीद साहब को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि मैंने इंटरनल कैबिनेट की जो बात प्राइवेट सुनना कैबिनेट है। थी उसकी सुननी है या इनकी सुननी है। तो क्योंकि फतहुल्लाह साहब शुरू से ही, आपको शुरू के हवाला तो वैसे भी पता है कि फतहुल्लाह साहब भी चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के कैंडिडेट कैंडिडेट थे। कैंडिडेट गंडापुर साहब उनके साथ थे, जलाल साहब भी किसी हद तक उनके साथ थे। बट बस आखिरी टाइम तक नहीं, बिल्कुल सैफुल्लाह खान कम नियाजी और खान साहब और ये किसी और तरफ थे। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं सर कि 4 महीने पहले खालिद खुर्शीद साहब पर डिसाइड हो चुका था कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है। उनकी सीवी तक इमरान खान के पास चली गई थी, थ्रू जिसकी भी गई, ठीक है, चली गई थी। और उनके डिसाइड हो गया था कि अगर ये जीतते हैं तो सीएम बनते हैं। और चंद जो जिनके पास राज इस हवाले से था, वो मैं भी था उनमें से। नहीं, आप थोड़ा सा फेवर दे रहे हैं जावेद मुनावर साहब नहीं, को। फेवर नहीं दे रहा, मैं देख रहे हैं, फैक्चुअल आपके साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जरा खोल के नहीं, जरा मैं बात फैक्चुअल करें। चीजें बता रहा हूँ। जब ये चीजें जब ये ज्यादा आया तो उसके बाद नहीं, फिर इनका और खालिद खुर्शीद साहब का, जावेद मुनावर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, पैनल पे बैठे हुए हैं। जावेद मुनावर साहब और खालिद खुर्शीद का इख्तलाफ किस बात पे था? ये आप बुनियादी तो इख्तिलाफ देखिए, इस बात पे था। इन्होंने जो मुझे जो लगता है इन्होंने कुछ अपनी यारी दोस्तियां निभाई है, जिसकी वजह से इख्तलाफ बढ़ गया किनका? इनका। इन्होंने यारी दोस्ती किसके साथ निभाई थी? इनके जो वो एस्टेब्लिशमेंट थी, नहीं, कौन थे? एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक कहीं पे भी नहीं नहीं थी सर, देखें देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक कहीं पे भी नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती पाकिस्तान का जो निज़ाम है तो आपको 6 महीने 4 महीने में साल के अंदर आपको कंक्लूड करते। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि खालिद साहब उस वक्त चले जाए, ठीक है। फॉरेन शिफ्ट के वो मेरे ख्याल में कायल नहीं है। चलो मेहताब साहब से पूछते हैं। मेहताब साहब एग्री करते हैं मीर साहब की बात के साथ? मैं किसी हद तक मीर साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि इनका जो मनवा साहब का एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं शुरू के जो इख्तिलाफ आया था 6 महीने तक, तो मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। उसके बाद मुमकिन है शायद कि उनका अगर कहीं रोल रहा हो कि वो चीफ मिनिस्टर साहब बात नहीं मान रहे होते थे, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान सतह के ऊपर जो फैसले होते थे, फैसलों के अंदर उनको ऑन बोर्ड न लेना या उनकी राय से इख्तिलाफ रखना। ज़ाहिर सी बात है, एक ऐसे हसास खित्ते के अंदर हम हैं, तो आपने स्टेक होल्डर्स की बात को तो माननी है, आपने Yes. सुनना है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद साहब, जैसे मीर साहब ने बताया, अपनी किचन कैबिनेट की बात को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। तो कहीं पर ये सुन बुन था
कहीं से। ये मनवा साहब चूँकि उस वक़्त शुरू में आपने जो बात कही मैं उसी के ऊपर स्टैंड कर रहा हूँ कि कहीं पर मनवा साहब को शायद गाइडलाइन हो आगे पीछे कि आप इस चीज़ को देख लें, आपके पास ये समरी आती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फिर उसके ऊपर इसके अपने नोट्स होते तेरे थे। साथ ये भी कहा जाता हुँ। होगा कि आप खालिद खुर्शीद साहब को भी देखें, उसकी एक्टिविटीज़ को भी देखें, ये भी मुमकिन है, ज़ाहिर-सी बात है। अब जावेद मनवा मनवा साहब साहब जनाब आप एक ऑफिस पे जो है डेली शाम के टाइम जैसे आजकल हमारे पास मीडिया वालों के साथ बैठते हैं, एक ऑफिस में आपकी डेली हाजिरी होती थी, वहाँ पे आपके साथ कोई गुफ्तगू होती थी, कुछ लोग कुछ ऑफिसर्स आपके साथ बैठे होते थे, फिर वही ऑफिसर्स आपके साथ जो गुफ्तगू होती थी वही खालिद खुर्शीद साहब को बताते थे जाके कि आज तो हमारी ये बातें हो गई, ये क्या ये दुरुस्त है? मंजर साहब आपका सहाफत का तजर्बा शायद मेरी उम्र से ज़्यादा है, लेकिन मैं चूंकि एक वजीर था और मैंने वजीर का ओथ लिया था तो मेरे पास अपना ऑफिस था। तो मैंने 2 साल 7 महीने और कुछ दिन जो हैं बहैसियत वजीर ख़जाना अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अंजाम दिए हैं। बाकी अगर आपने किसी और ऑफिस की बात की है तो उस ऑफिस का रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो वो मुझे सर उस ऑफिस का सबूत रिकॉर्ड समेत तो दे। किसी के पास नहीं होता ना, उस ऑफिस का रिकॉर्ड उसी ऑफिस के पास होता वही है मैं गुजारिश कर जिस रहा हूँ ऑफिस ना, की मैं आपने बात कर रहा आपने हूँ। आज मुझे एहतसाब के कटेरे में खड़ा किया। नहीं एहतसाब का तो कटहरा आप नहीं है, जाहिर है आप गुफ्तगू है, मैं गपशप आपसे लग रही है, आपकी जो गपशप लग रही है। आपकी जो सहाफती इक़दार है वो आपको ये बताती हैं कि अगर अगर तो आपके पास कोई ट्रैक है, रिकॉर्ड है, उस बुनियाद पे आप ये कहें कि यार फलां दिन आपकी फलां जगह हाजिरी हुई, फलां दिन आप फलां जगह बैठे, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन आई, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मंजर साहब आप मैंने उस 2 साल ऑफिस की बात तो नहीं कर रहे जो असेंबली में शमसलोन साहब ने कहा था वहाँ आप चीफ मिनिस्टर बनने के लिए रोज जाया करते थे? यस, मैं वही मैंने इसी आपसे पे बात गुजारिश यही की ना कि मैंने आपको पहले से ओपनली कहा कि मैं चूंकि मेरे मेहताब पास साहब ने अपना बड़ी अच्छी निशानदेही की। मैंने अपना दफ्तर 2 साल 7 महीने का मेरे दफ्तर में मेरे पास कहीं कोताही हुई हो, मेरे उमूर के अंदर कोताही हुई हो, सर मेरी बजट मेकिंग के अंदर कोताही हुई हो, बिल्कुल उसका मैं बाकी रही बात आपने इख्तलाफ की बात की, इख्तलाफ राय रखना जमहूरी माशरे के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के अंदर तमाम वज़रा का हक है। मैंने इख्तलाफ राय ज़रूर रखा है। मैं आज भी कहता हूँ कि मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ पॉलिसी से हट के मेरा किसी के साथ कभी नहीं रहा है। मैं इख्तलाफ राय आज भी रखता हूँ, जिस चीज़ पे इशू टू इशू मेरा इख्तलाफ रहता है। दफ्तर मैंने अपने 2.5 साल 2 साल 7 महीने का जो टेन्योर हमने गुजारा उसके अंदर उसकी मैं जवाबदेही के लिए, उसके एहतसाब के लिए, उसके ऊपर जो भी अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए मैं हमवक्त मीडिया के सामने भी हाजिर हूँ, पार्लियामान के सामने भी हाजिर हूँ। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि देखिए आज एक जर्नलिस्ट का एक बहुत बड़ा पैनल है जिसके दरमियान आप बैठे हुए हैं जावेद मनवा साहब, अच्छी बात है। लेकिन सर ये बताएं कि ये जो जावेद मनवा साहब के जो गुफ्तगू हमारी चल रही इसके हाँ। अंदर चूंकि जो खालिद खुर्शीद साहब पर जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए कोर्ट से, उसके बाद जो आपने एक ग्रुप बनाया हम ख्याल के नाम से, उससे पहले बनाया था सर नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं होने से नहीं नहीं पहले? नहीं, बस वो तकरीबन आसपास ही था। तो वो हम ख्याल ग्रुप कहाँ चला गया? उसमें से तो बहुत सारे लोग जो है इधर उधर हो गए। अभी आपकी पर्सनल पोजीशन क्या है? किस पार्टी में आप हैं? मैं जी गुजारिश ये है कि मैं ताले के निशान पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था वो तो कंफर्म है। और उसके बाद बाकी आपको टिकट भी नहीं दिया मुझे पीटीआई टिकट ने, नहीं दिया पीटीआई में गया। आप मैं एज ए PTI प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट के। डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट या था, मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने ताले के निशान पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। उसके बाद पीटीआई के पुरजोर इसरार पे गिलगित बल्तिस्तान की 24 हल्कों में एक हल्का था, बाकी जो आज़ाद मेंबरान जीते थे उनकी ज्वाइनिंग जो है वो गवर्नर हाउस में हुई थी। मेरी ज्वाइनिंग आप सब ने आपके हल्के में ही होती मेरे हल्के में हुई। पीटीआई ने आके रिक्वेस्ट की और मैंने अपने हल्के के लोगों से मशावरत के बाद मेरे हल्के के लोगों ने जब कहा कि नहीं हमें हुकूमत ज्वाइन करनी चाहिए, मैं हुकूमत में गया। हुकूमत में जाने के बाद किसी भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और इन तमाम चीज़ों के बाद मैंने इख्तलाफ राय आज भी रखता हूँ। इख्तलाफ किसी से ज़ाती मेरा नहीं है। इख्तलाफ राय रखना जमहूरी माशरे का, पार्लिमानी माशरे का और संजीदा पार्लिमानी माशरे में इख्तलाफ राय रखने की गुंजाइश रखनी चाहिए। सर देखिए हम चूंकि खालिद खुर्शीद साहब को हम फेवर नहीं दे रहे, हम जरा डिस्कस कर रहे हैं चूंकि साजिद मीर साहब हमारे साथ बैठे हुए। साजिद मीर साहब देखिए कि इस खालिद खुर्शीद को डिसक्वालीफाई करवाने में अमजद एडवोकेट का क्या रोल रहा है? क्यों वो इतने फ्रंट पे आ गए? उसकी रीजंस क्या थी? क्या उसको भी किसी ने मैनेज किया था? क्योंकि आप इन चीज़ों को बड़ा देखते हैं, जो मैनेज कर रहे हैं उस पार्टीज को आप भी बड़े गौर से देखते हैं, मैनेज करने वाले लोगों को के साथ आपका भी अच्छा ताल्लुक है। आप बता दें कि कौन लोग थे, क्यों कर रहे थे वो एक मैनेज? तो
आप जिन ऑफिस के हवाले से जिक्र कर रहे हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा सियासतदान उन ऑफिस की बेंचों में नहीं बैठे। यस, ठीक है, कोई बड़ी इनकार अच्छी बात। मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। यस, ठीक है, वो इंक्लूडिंग पाकिस्तान की सियासत को जो इंक्लूडिंग है। खालिद खुर्शीद साहब, हफीज साहब, अमजद साहब तो वैसे मेरे ख्याल में खालिद खुर्शीद साहब उन ऑफिस में नहीं गए हैं, नहीं, मेरे ख्याल में। वैसे अगर कोई है तो आपके पास है तो बता देना, खालिद खुर्शीद साहब को सुनवा देंगे कि आप भी इन ऑफिस का हिस्सा बने हैं, हम उनको बता देंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बहुत सारे विटनेस हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ खालिद खुर्शीद साहब जाते रहे खालिद खुर्शीद साहब उन ऑफिस में जाते रहे बतौर सीएम होने से सर- पहले सर- भी जाते रहे, सीएम बनने के बाद भी जाते रहे। अच्छा, तो इसमें देखें, जाना कोई सीएम बनने के हफीजुर बाद रहमान या- साहब भी गए हैं, जी बन मेहदी शाह साहब भी गए हैं, सारे गए, गुलबर साहब। गुलबर साहब भी गए, अच्छा, अमजद जावेद साहब भी मुनव्वर गए। साहब के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, जावेद मनवर साहब देखें, अगर बतौर फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे जाते हैं, और जब ये मिनिस्टर बने थे 350 अरब के जो फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ तय हो रहा था, ठीक है, अगर उस सिलसिले में इनकी अगर कोई मीटिंग 320 अरब का। 350 अरब था मेरे ख्याल में, चलें जो भी है 350 अरब को जो था, अगर उस सिलसिले में अगर इनकी कोई मीटिंग हुई है तो बतौर फाइनेंस सर। मिनिस्टर और या खालिद खुर्शीद साहब की बतौर चीफ मिनिस्टर अगर मीटिंग हुई किसी लेवल पे तो वो होती रहती है, उनका काम है, ठीक है, मीटिंग्स करना इनके साथ, वो कोई अनहोनी बात नहीं है, सर। ठीक है। मसला यहाँ पे ये है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं उन ऑफिस के पास नहीं गया और मैंने सपोर्ट नहीं ली है पोलिटिकली, तो ये सारे गलत कहते हैं। नंबर एक चीज, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे अमजद साहब हैं, हफीज साहब हैं, मेहदी शाह साहब हैं, यानी ये गुलबर साहब, उनको सपोर्ट है खालिद उन खुर्शीद, ऑफिस बिल्कुल है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल है, कंफर्म है। बिल्कुल। आप Yes. उनको मेरे सामने लाके खड़े कर दें, मैं बताऊंगा माशाल्लाह, कब गए, जिंदाबाद। ठीक है? देखें, जो कोई जाने में मेरे ख्याल में कोई हर इतनी वो कहीं जाके इसराइल की किसी की खुदा न खास्ता किसी ऑफिस में तो नहीं गए थे ना, पाकिस्तान की किसी ऑफिस में गए थे, तो जाने में क्या हर्ज है? सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव उनके ऑफिस में नहीं जाता, बल्कि वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में जाते रहते हैं। हाँ, वो जो मीटिंग होती है और, मंथली जो इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस अदारों की जो जावेद मनवर साहब हैं, एपेक्स के अलावा मीटिंग अपेक्स के होती अलावा है कि जावेद मनवर साहब अगर फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इनके पास भी मुख्तलिफ लेवल के लोग आते रहते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। जाहिर है इनके पास जाना, इनके सेक्रेटरी के पास जाना, किसी न किसी के पास तो जाना है ना, कहीं से इन्फॉर्मेशन तो गेट करनी। मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑफिस में जाते हैं या आते हैं, मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट है कि बाहर आके सच बोलें कि हमने सपोर्ट लिए। ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते हैं, ये गलत काम। ये गलत काम। मेहताब साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मीर साहब की बात है। बिल्कुल राइट। मतलब इस पे थोड़ा सा अपना तजिया दें। मैं यही कहना चाहूँगा, देखें असेंबली के अंदर स्पीच हो गई जिसमें आप भी मौजूद थे, हम आपसे भी थोड़ी सी राय लेंगे इस मामले के ऊपर। जैसे शमसलोन साहब के ऊपर मनवर साहब तनकीद कर रहे थे कि आप रोज़ जो है ना हाजिरी लगाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए जाता हूँ, मैं अमन व अमान के लिए हवाले से इजलास करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, मुशावरत करने के लिए जाता हूँ, जहाँ पर आप रोज़ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाते हैं। तो उस वक़्त भी आपकी उस वक़्त एक राय थी कि ये हमारे जो मेंबरान असम्बली है वो रोज़ वहाँ जाकर हाजिरियाँ लगाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं। तो जैसा मीर साहब ने जो बात की, मैं भी एग्री करता हूँ उनकी इस बात से। अगर आप जाते हैं तो खुल कर गए, शमसलोन की तरह जी हम जाते हैं, हम मीटिंग करते हैं, हम मशावरत लेते हैं, हम गाइडलाइन लेते हैं, आप खुल कर बात करें कि सियासी लोगों को सियासत करने दी जानी चाहिए, सियासी लोग अपने फैसले खुद करें। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, सियासी लोग अपने फैसले खुद करें और अपनी आवाम से मुशावरत करके अपने फैसले खुद करें। सियासत के अंदर इदारों का या एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात, जैसा इस असम्बली के हवाले से आपने थोड़ी देर पहले भी आपके कैमरे यही बात बताई थी, असम्बली का जो इजलास है जिसकी सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है, यहाँ पर रिजीम चेंज के दौरान जो कुछ हुआ, आप इसके तो आई विटनेस है, आपको बहुत सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा मालूम है। लेकिन अब जावेद मनवर साहब खुद बताएंगे कि क्या इदारों का रोल होना चाहिए सियासत मैं के इसमें अंदर। आपको yes. भाई मैं इसमें इसका जवाब जावेद आपको साहब। देता हूं कि आप चीज़ों को अनफोल्ड करना चाहते हैं तो हम भी आपको बता देते हैं कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसका भी सबसे लास्ट कॉलोनी है गिलगित बल्तिस्तान। लास्ट कॉलोनी है, लास्ट कॉलोनी है, मानते हैं ना इस चीज को? है। Yes. मैं आपको बता रहा हूँ ना, आखिरी आप शुमाल मगरिब में हैं तो आप यकीनन लास्ट कॉलोनी है, आप शुमाल में एक्सट्रीम एंड के ऊपर हैं। दुनिया भर के अंदर स्टैब्लिशमेंट्स हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वहाँ कॉर्पोरेट स्टैब्लिशमेंट हैं। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मिसाल ले लें तो यहाँ पे हमारी स्टैब्लिशमेंट्स मुख्तलिफ। देखिए मैं अब आप छोड़ देना, आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आ जाए, हम अमेरिका आपको को छोड़ बताते दें। हैं। देखा आप आपको ये गुजारिश समझने की कोशिश करें
कि आपके पास कॉरपोरेट स्टैब्लिशमेंट है, आपके पास दूसरी स्टैब्लिशमेंट है, आपके पास यहाँ पे एक वक्त आएगा कि इस मुल्क के अंदर मलाई स्टैब्लिशमेंट रही है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट रही है, आप इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते। रही बात आप ये कहें कि आपके किसी दफ्तर में से जाने में कोई ऐब नहीं है, आप उस दफ्तर में जाके क्या बात करते हैं, आप उस दफ्तर में अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं, आप वहाँ पे सियासी कदूरतें पालते हैं, आप वहाँ पे सियासी पोलराइजेशन की बात करते हैं, या आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं, वो अहम है। आप ये आप बात ना करें कि आप किसी दफ्तर में ना जाए। नाज़रीन, चूंकि हम इस वक्त जो है वो एक बड़ा समझ ले कि जरगा ही है पॉलिटिकल, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम हम कर ले। चूंकि जावेद मनावर साहब अपोजिशन रुकन असेंबली है, इस वक्त अपोजिशन में है। जावेद मनावर साहब, इस वक्त जो अपोजिशन का जो एक रोल है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अंदर, हमें वो रोल कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। सिवाय छेड़खानी करना, सिवाय कुछ बातें करके, गुफ्तगू करके, तकरीरें करके गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना। गिलगित बल्तिस्तान में इतने सारे एक्ट जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग में है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो इश्यूज है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो टाइम भी असेंबली का पूरा हो रहा है। तो अपोजिशन भी इसी तरह है जैसे हुकूमत चल रही है। क्या मसला है? अपोजिशन क्यों खामोश है? गुजारिश आपसे अपोजिशन ने तो बिजनेस देना है, हाउस को बिजनेस अपोजिशन ने देना है, न कि गवर्नमेंट ने देना। क्या कहते हैं? गुजारिश आपसे ये है कि आप सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का सर 3 अगस्त के बाद हमारा 3 अगस्त को हमारा रेगुलर सेशन पहला बुलाया गया था हमारी रिक्वेजिशन के ऊपर। अब तक ऑपोजिशन जो है वो 4 प्राइवेट मेंबर बिल्स जमा करा चुकी है। आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इस वक्त बिजनेस का रिकॉर्ड उठा के देख लें, नॉन लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंदर तहरीक अल्तवा, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे लंबी तहरीक अल्तवा, 11 रोज़ हमने हुडूर हादसे के ऊपर तहरीक अल्तवा पे 6 रोज़ लगातार बहस करवाई, उसके बाद 2 रोज़ की छुट्टी दी गई, फिर बहस हुई और उसको आज तक। सर देखिए, आप लेजिस्लेशन की तरफ आ जाए ना। मेरी गुजारिश है, आप ये सुने, मंजर अगर एज ए प्राइवेट मेंबर है तो वो भी मंजर भी पेश करेगा। लेजिस्लेशन बुनियादी तौर पे मंजर साहब एक इमरजेंसी मैटर होता है। मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं जो समझा नहीं पा रहा हूं कि लेजिस्लेशन प्राइमरीली गवर्नमेंट का काम होता है। प्राइवेट मेंबर लेजिस्लेशन अगर हमको सबमिट कराते भी हैं सर, हमने आप ही के हुकूक के लिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल जो है वो 16 अगस्त 2023 को जमा करवाया है। अभी तक वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट साफियों का नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है। इंफॉर्मेशन का सबसे पहला चैनल नहीं सर देखिए, इंफॉर्मेशन में सबसे इंफॉर्मेशन सीख करना, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन पंजाब के अंदर। मैं यही गुजारिश गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी आपसे यही कर रहा हूँ। अभी आपने जो इल्जामात के तीर बरसाए, अगर आपके सूबे के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून होता तो यकीनन आप ये वाली इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सीख कर सकते। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप मुझसे सवाल करते, आप मेरे दोस्तों से सवाल करते, लेकिन चूंकि आरटीआई का कानून इस सूबे में जो है वो नाफिजुल अमल नहीं है, तो इसलिए आप मफरूज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप गुजारिश सुन ले, दूसरा जो है हमने जनाब मेंबर्स प्रिविलेजेस का बिल, वो भी 1.5 साल से पता नहीं किन खारदार तारों में फंसा हुआ है हुकूमत के। आपसे मैं गुजारिश ये करूं। और दूसरी बात, इस हुकूमत की संजीदगी ये है कि इनके 8 से 9 जो कानूनी मुसवदात हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं, और जब से ये हुकूमत आई है तब से रेगुलर सेशन जो हुकूमत ने खुद बुलाए उनकी तादाद 4 है। अब मेहताब साहब की तरफ सर, मेहताब साहब, ये जो मेंबर्स का जो प्रिविलेजेस बिल है, अगर ये पास होता है तो क्या हम जावेद मनावर साहब के साथ इस तरह गुफ्तगू कर सकते हैं? हमारे ऊपर तो तहरीक इस्तिकाक आ जाएगी अंदर। मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अजीब अजीब चीजें हैं, बुनियादी इख्तिलाफ ही मेरे तो ख्याल में कब्जा माफिया बन रहा है। जैसे ब्यूरोक्रेसी एक कब्जा माफिया बन रहा है, तो मेंबरान असेंबली भी कब्जा माफिया बन रहा है। जिससे मनवर साहब ये बात बता रहे हैं ना कि किन खारदार तारों में ये बिल फंसा हुआ है, तो उन खारदार तारों को इतराज भी इस बात का है कि ये मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आफ्टर मेंबर भी। जब तो इस बात के ऊपर क्या इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। अच्छा, जहाँ पर ये मनवर साहब ये कह रहे हैं ना कि हम जो बिजनेस ला रहे हैं या बिल फंसे हुए हैं, तो मेरा सादा सा सवाल ये है कि आप 2.5 साल तक मिनिस्टर रहे कैबिनेट के, आप उस बिल को क्यों नहीं पास करा सके? आप आरटीआई को क्यों नहीं पास करा सके? मेरी गुजारिश ले लेना। आप देखें, अब तीनों सहाफी मिल के सवाल कर रहे हैं, तो अब सवाल का जवाब ले लें। आप ये ज्यादती ना करें, सवाल का जवाब ले लें। आपकी बात बिल्कुल बजा है। आप
हमने 2 दिसंबर 2020 को बहैसियत मेंबर काबीना यस हल्फ लिया है हाँ। और हमने 4 जुलाई 2023 को हम जो है वो आउट हो गए। आउट हो गए। उसके बाद आपकी 13 जुलाई को नई चीफ मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया, 18 जुलाई 2023 को नई काबीना ने ओथ लिया। सर। मेरी आपसे सादा सी गुजारिश ये है कि पिछले 2 साल 7 महीने का आप ट्रैक रिकॉर्ड असेंबली से कल लेके आ जाएं, इसके ऊपर मैं और आप साथ बैठ के प्रोग्राम करते हैं। और मैं अगर अपने कानूनी मसवदे जो मेरी डोमेन में थे, मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि मैंने जीबी का जो हमारा रेवेन्यू अथॉरिटी का बिल इसी ऐवान से पास करवाया। दूसरे नंबर पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एक्ट हमने इसी असेंबली से पास करवाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक्ट के अंदर तरमीम सर हमने वैसे जावेद मेरी साहब, गुजारिश है, अब आप असें- बात नहीं असेंबली सुनना में चाह भी- रहे हैं। सर असेंबली में भी इतना ज्यादा बोलते हैं जितना यहाँ पे बोल रहे हैं। आप देखें, आप अब थोड़ा सा आप गुजारिश सुन साजिद मीर लेना। साहब को भी थोड़ा सा सर टाइम मेरी दे दें। गुजारिश साजिद- सुना, आपने सवाल टाइम किया। टाइम नहीं, ओवर हो टाइम रहा है आपके सर, पास, टाइम हमारे ओवर पास है। पूरा नहीं, टाइम नहीं, है। नहीं, टाइम देखें, मैं आपसे साजिद मीर गुजारिश ये करूं कि साजिद मैं आपसे मीर साहब गुजारिश से- ये करूं साजिद कि मीर साहब मेरी देखें, गुजारिश सुन लेना कि इनके opposition- प्रिविलेजेस मेंबर नहीं, 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 प्रिविलेजेस मेरी एक्ट गुजारिश की सुन बात लें। कर रहे हैं। प्रिविलेजेस मेंबर एक्ट के अंदर यहाँ तक है कि जनाब एक मेंबर जो असेंबली जो है वो फारिग होगा तो उसको रेस्ट हाउसेस के ये होंगे, उनके पास ये मराहत नंबर होंगे। प्लेट होंगी, जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हर पॉलिटिकल बंदा लगा लेता है। ये सारी जीबी यार हाउस में जीबी कमरे के हाउस लिए जो में है होंगे, ये उसको फलां होगा, इतने वो हो गए। सर क्या पब्लिक क्या उनको वन पब्लिक टाइम इंटरेस्ट वोट में, दे हाँ। रही है कि बार बार वोट दे रही है? क्या कहेंगे आप? एक तो मंजर साहब, इसमें जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट है, इनका आपस में इतफाक है कि जब तक ये नवंबर 26 नहीं आता है तब तक सरकारी खजाने को 25 निचोड़ना है। रात 12 बजे जी। 25 26 नहीं है सर, यानी 26 26 26 पे वो फारिग है, 25 यानी कि रात 12:01 पे वो फारिग है। 25 नवंबर तक निचोड़ना है Yes. सरकारी खजाने को, चाहे वो अपोजिशन निचोड़े चाहे गवर्नमेंट निचोड़े। देखें एक बात, दूसरा ये है कि अपोजिशन के पास एजेंडा नहीं है। ये कभी अवामी एक्शन कमेटी के एजेंडे पे सवार हो जाती है, कभी वो सुस्त वाले ट्रेडर्स के एजेंडे पे सवार होती है, क्योंकि आगे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, फिर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर भी इनके पास कोई साउंड इनके पास चीज़ें नहीं थी, क्योंकि बिल शिल्स इनके साथ पहले से शेयर किए गए थे और उनको कहा भी गया था कि ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया था कि इसमें आप अपनी तजावीज़ देते हैं। देखें, ये मैं नहीं कहूँगा कि लैंड रिफॉर्म्स बिल 110% बिल्कुल अवामी उमंगों के मुताबिक है, सर उसमें अभी बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है। दूसरा ये कि गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े मसले हैं, खासकर गिलगित शहर के जो हेडक्वार्टर में हम सब बैठे हुए हैं, लोड शेडिंग बड़ा मसला है। अपोजिशन की तकरीरें निकालें, जीपी का है, लोड शेडिंग का है, पे स्कार्दू का है, लोड गिलगित शेडिंग का है, पे चिलास का है, ये तो लोड सारा- शेडिंग पे अपोजिशन की कितनी तकरीरें हैं वो निकाल लें, ड्रिंकिंग वाटर पे कितनी तकरीरें वो निकालें, करप्शन पे अपोजिशन क्या कहती है वो निकाल लें। अच्छा, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी की करप्शन पे कभी अपोजिशन बोली ही नहीं है सिरे से, ठीक है, कभी आपको एक लफ्ज भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि क्योंकि यहाँ ये पे उनके साथी रह रोड्स की चुके, हालत ये माजी में उनके साथी रह और- चुके थे। जावेद मुनावर साहब की तरफ आते हैं, इस ये वक्त- नाराज इस वक्त होते हैं। सर, मैं- लास्ट मेरा जो गुजारिश है वो ये है कि इस वक्त फ्लड की वजह से टूरिज्म सेक्टर हमारा पूरा तबाह हो चुका है। इनके रिलीफ के लिए कोई ये पैकेज शैकेज या कोई आवाज उठा रहे हैं? सर जावेद मुनावर साहब की तरफ आता है, चूंकि आपने एक निशानदेही की थी कि वो सोस वाले इशू पे। जावेद मुनावर साहब, सोस में जो इशू चल रहा है आज, चूंकि हमने भी वहाँ पे थोड़ा सा विजिट किया, तमाम चीजें, किया था जी। तो वहाँ की सूरत हाल तो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। उन्होंने तो थ्रेट किया प्लान सी के अंदर हम पोर्ट को तोड़ भी सकते हैं, पोर्ट को आग भी लगा सकते हैं, कंटेनर्स को भी निकाल के लेकर जा सकते हैं, फलाएं। तो इसमें क्या हफीजुर रहमान साहब और अमजद साहब एक पेज पे है कि नहीं है उस कमेटी के अंदर, जिसकी गालिबन लीड जो है वो आपका दोस्त जो है वो अपना मुशीर दाखिला जो है अपना शमस लोन साहब, आपके पुराने साथी भी है, कैबिनेट का आपका हिस्सा रहे। देखिए, मैं पहले इस पे आने से पहले मीर साहब का जवाब दे दूं कि अपोजिशन एजेंडा लेस है। अपोजिशन का काम बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया के पार्लियामान के अंदर निशानदेही करना होता है। शायद मीर साहब असेंबली के बिजनेस से और असेंबली की बाहर की चीज़ों से ज़्यादा शगफ नहीं रखते हैं। अदरवाइज जो अभी इन्होंने चीज़ें अगर मीर साहब नहीं है तो हम मेहताब साहब से पूछते हैं, वो अच्छे तरीके से सर, वाकिफ हैं। आप कीन सहाफ़ी, अगर मुझे थोड़ा बोलने देंगे तो मैं कुछ जवाब जी जी सर। मेरे साहब को तो थोड़ा मौका देना है। इन्होंने जो मतलब एजेंडा लेस की बात की, सबसे पहला लोड शेडिंग इस सूबे का सबसे बड़ा मसला है और इस लोड शेडिंग के हल के लिए आपको जब तक फेडरल सपोर्ट ना करे, हम जब हुकूमत में थे, हमने 1 साल 1 महीने हम हुकूमत में रहे, सिंध हुकूमत में रहे, जब आपके पास वफाक में भी हुकूमत थी, सूबे में हुकूमत थी। अब यहाँ पे हमारे पास जो हुकूमत पिछले 2 साल से हमारे पास जो हुकूमत है वो बिल्कुल वफाक और सूबे में सिंध हुकूमत है। हम इन्हीं चीज़ों की निशानदेही हर फोरम पे करते हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि ख़जाने
को अपोजिशन और हुकूमत मिल के निचोड़ रहे हैं। मुझे खुशगवार हैरत भी होती है और अपनी सहाफ़ती बरादरी के ऊपर, आप दोस्तों के ऊपर भी मुझे जो है वो रश्क आता है कि आपका ख़जाना जो है वो, अभी जो आपने जिस इस्टेब्लिशमेंट की बात की, वो निचोड़े आप लोगों को कोई मसला नहीं होता है। आप की ब्यूरोक्रेसी निचोड़ रही है, जिस एंगल से निचोड़ रही है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ जीडी की बात नहीं करूँगा, उस वक्त मेरे सहाफ़ी दोस्तों को मसला नहीं होता है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने हल्के से मेंबर बन के आता है, उसके पास जो साइलिन का रश होता है, उसके पास जो कैटर फॉर करने के लिए मामलात होते हैं, उसके अंदर अगर आपको, अब आप मुझे सुनेंगे ना जय साहब, तनख्वाह में इजाफे पर साथी निचोड़ नो नहीं नो किया नो ना नो सर। सर जय साहब, देखें कि कभी हम तो आपके साथी हैं, हमने तो कभी एक मिनिस्टर से, आप जब तक मिनिस्टर रहे आज तक आपके साथ एक कप चाय नहीं पी हमने। सर मैं देखिए मैं देखिए मेहताब साहब इस पे जरा आर्गुमेंट्स करेंगे। पहले अपना मेहताब कमेंट साहब, पूरा दे दूं ना, आपके सवाल का सर, जवाब तो दे दूं। आपने आपके देख- सवाल में आपने स्वस्थ देख- में तो जाता हूँ, सर आपने देख आपको मैं स्वस्थ पे स्वस्थ जाता की तरफ मैं आ रहा स्वस्थ हूँ, पे जाते हैं ना आप, मैं आ रहा हूँ। तो आपका आप सीक्वेंस उधर जो आ रहे है, हैं ना। आप अपना सीक्वेंस अच्छा, पूरा स्वस्थ पे करते हैं। बता मैं दें, स्वस्थ पे स्वस्थ बात पे करता बता दें। हूं। ये सारी चीजें, गिलगित बल्तिस्तान एक नौज़ायदा सूबा है, इस नौज़ायदा सूबे की सियासत भी नौज़ायदा है। ये सूबे हैं? ये सूबा किस डी कानून फैक्टो के? प्रोविंस कह लेते हैं, यस। चलें आपको इसको डी फैक्टो प्रोविंस कह लेते हैं, तो इसकी सियासत भी नाबालिग है, इसकी सहाफत भी नाबालिग है, आपको ये मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ, आपको ये मैं मानना 100% मानता हूँ। इसकी सहाफत ब्यूरोक्रेसी भी भी नाबालिग है। नाबालिग है, इसकी मैं एस्टेब्लिशमेंट मानता भी हूँ, नाबालिग मैं है। आपको ये मानता इसकी बात माननी अपोजिशन भी पड़ेगी। ना भाई। इसकी अपोजिशन भी, इसकी हुकूमत भी, तो ये चीजें नाबालिग है अपोजिशन, बिल्कुल मैं माने आपसे ना। देखें, आप सिर्फ अपोजिशन को पेंच वो कर रहे हैं। बड़ी प्यारी बात, मैं आपसे अच्छी गुजारिश बात है, कर रहा हूँ, एतराफ कर रहे हैं हकीकत ये मीर है, साहब, एतराफ कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इस सूबे के अंदर इसका निज़ाम नाबालिग है। इस बलूगत के सफर के अंदर इस वक्त की अपोजिशन कोशिश जरूर कर रही है, और अपोजिशन का काम आइडेंटिफाई करना। सुस्त की जहां तक आपने बात की, सुस्त में गुजारिश शॉर्ट बता देना सर, टाइमिंग का सर, मसला है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हम आपको सर, बिल्कुल कैमरों के सुनना पास चाहते कमी हैं। है। हाँ। मैं आपसे गुजारिश करूं कि सुस्त का जो मसला है वो ना ताजिरों का मसला है, ना वहां पे सिर्फ अब मजदूरों का मसला रह गया, ये गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली नस्लों का मसला है। और गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली नस्लों को अगर इज्जत से रोजगार कमाने देना है, अगर हमने अपनी आवाम को इज्जत से रोटी खिलाना है, भले मैं अपोजिशन में रहूं, हुकूमत में रहूं, आप सहाफ़ी रहें ना रहें, ब्यूरोक्रेट रहें ना रहे, इस खिते के पास, इस खिते के अंदर जहां लोकल इंडस्ट्री नहीं है, जहां पे आपके पास प्राइवेट सेक्टर नहीं है, डेवलपमेंट सेक्टर नहीं है, सर ट्रेड, वहां पे आपके पास सिर्फ वो ट्रेड है। और उस ट्रेड के जरिए अगर आवाम ये कहती है कि इसके ऊपर हमारा पहला हक है, तो ये हक बजानी पड़ेगी। मेहताब साहब अच्छा, का अच्छा मैं- दोस्त है, मेहताब अगर- साहब आपका अगर- अच्छा दोस्त है, इसको मैं- भी टाइम मैं- देना है ना। मैं थोड़ा मेहताब सा- साहब थोड़ा आपका सा- अच्छा दोस्त है। मैं- अच्छा, मेहताब साहब आपकी तरफ आ रहे थे। मेहताब साहब ये बताएं कि ये अपोजिशन का जो रोल, जैसे मीर साहब ने भी, साजिद मीर साहब ने भी बता दिया कि यार अपोजिशन भी इसी तरह कमजोर नजर आ रही है जैसे हुकूमत है। फिर मैं आपकी देखिए कि बात को फिर दूसरा जावेद मनावर साहब ने डिफेंड ये किया कि जनाब हम जो है वो ब्यूरोक्रेसी वाला अयाशियाँ, उनकी करप्शन नजर नहीं आ रही। तो अब बताएं कि जनाब पे एंड प्रिविलेजेस एक मिनिस्टर, एक मेंबर असेंबली गिलगित बल्तिस्तान का कितना लेता है, हम्म, किस हद तक लेता है, पब्लिक को वो क्या डिलीवर कर रहा है, राइट। थोड़ा सा इस पे भी देखिए, जरा कमेंट कर लेना। मंदर साहब अभी मनोज साहब का इस बात का गिला था ना कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी निचोड़े या एस्टेब्लिशमेंट बजट को निचोड़े पूरे पाकिस्तान की तरफ लेकर गए, फिर कहा कि साफी बात नहीं करते हैं। हमने तो आपकी तनख्वाहों में इजाफे के बिल पर भी बात नहीं की, नहीं की, हमने तो नहीं कहा ना। उन्होंने खुद पास किया अपनी असेंबली से 300% इजाफा करके, असेंबली का बजट पास करके तावीलात भी पेश की कि और भाई वो भी हमारे वो भी खुद की ईद पे भी हम जाते हैं, शादी पे भी हम जाते हैं। वो भी नून लीग ने पेश किया, पीटीआई ने उसको अप्रूव किया, पीपल्स पार्टी ने उसका साथ दे साथ दिया। दिया। अमजद साहब एंड टाइम में, एतमाद के टाइम खिसक के निकल बदल गए। गए। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ये खजाने को नचोड़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये यस। सारी कहानियां यस सर। आपके सामने और हम लेकिन सबके वही मैं सामने बात हैं। कर रहा हूँ ना, ये सारी खजाने को कहानियां मिल के नचोड़ रहे हैं। मंदर साहब, ये सारी कहानियां हम सबके सामने है ना। यहाँ पर आपने एक और बात कही थी सुस्पोर्ट के हवाले से, मैं उसकी सर। तरफ थोड़ा सा आना चाह रहा था। स्पोर्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुस्पोर्ट इस वक्त बहुत अहम इशू है गिलगित Yes. बल्तिस्तान के, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो फंसा हुआ इशू है, कैबिनेट ने एसआरओ जारी करने के लिए उन्होंने 3 टैक्सेस को एग्जाम कर उनको गिलगित बल्तिस्तान से मुस्तस्ना करार देने के लिए काबिनेट से फैसला किया है। आज वफाकी हुकूमत कह रही कि हमने आपको 2 ऑप्शन दिए थे, आपने इन 2 ऑप्शंस के अंदर बैठकर आपने फैसला करना है। अच्छा, उस कैबिनेट को तजावीज़ किसने दी है? मैं बात डिस्क्लोज करूं? ओपन कर दे, ओपन कह दे सर, ये फोरम ओपन है। उस कैबिनेट को तजावीज़ देने वाले भी मनोज साहब हैं। अगर नहीं है तो ये क्या बताएं? मनोज साहब इनकार नहीं करेंगे अपनी बात से, जो कि इसी वजह से तो ये मसला उलझा हुआ है ना।
लेकिन क्यों? इसने ताजिरों के हक में बात की है, ऐसा नहीं है कि अच्छी बात इसने- की है। मतलब इसने एक ताजिरों के तजवीज़ फेवर अच्छी में है। मैं सर इस ताजिरों पे के मैं आपसे ये बता थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, फिर मनवा साहब जवाब देंगे। यहाँ पे जो हम देते कि सुस्त बॉर्डर के हवाले से ये जो सुस्त मीर साहब जी। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मनवर साहब ने ताजिरों की जो बातें थी उसको अपनी एक बाकायदा तहरीर और तजवीज़ के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को पेश की और पेश वही की। कैबिनेट से मंजूर हुआ। हम्म। और आज ये इशू फंसा हुआ है कैबिनेट का फैसला और फेडरल के वो दिए गए मतलब हफीजुर रहमान अच्छा, अमजद आज- और शमस लोन का आपस का कोई तनाजा है कि शमस नहीं? लोन के सरबराही मसला में क्या है? कमेटी में बैठने से हफीजुर रहमान साहब ने इनकार किया। कि मैं उस कमेटी तो का एक हिस्सा नहीं जमाने में बनना अमजद साहब भी ये कहते थे कि जनाब ये अपना मेहताब साहब के ये शमस लोन को फूड मिनिस्टर से हटाओ, फलां करो, आज वो उसको चाहता। वजीर साथ टेबल पे बैठे हैं, बैठे लेकिन हुए हैं। गिलगित क्या बल्तिस्तान मसला है? के अवाम की बदकिस्मती है कि अगर कोई इशू हल होने की तरफ जाता है तो यहाँ पर ये इस तरह के क्लेश पैदा होते हैं। तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के कौमी मफाद में, अपने ताजिर भाइयों के मफाद में इन सबको एक टेबल पर बैठना चाहिए और इस इशू के हल के लिए मिलकर के अच्छा, साजिद मीर साहब चूंकि आज मेरे पहली मैं इस मरतबा पे गेस्ट है जरा- सर, मैं मैं साजिद सर मीर इस साहब पे- से 2 कमेंट्स लेता हूँ। सोस्पोर्ट पे ये बात कर रहे थे, सोस्पोर्ट का क्या इशू है सर वैसे एक आपकी तो नजर ये में? है कि जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जो कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, वो जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी मिले हुए हैं और हुकूमत के साथ भी मिले हुए हैं। ये मसला इसलिए भी हल नहीं हो रहा है। एक हुकूमत चीज़, मीन्स हुकूमत के साथ मिले हुए हैं कि अदारों के साथ मिले हुए? हुकूमत के साथ, हुकूमत मीन्स गुलबर्ग हाजी साहब के गुलबर साथ? साहब की हुकूमत ठीक है है। ना। जो दूसरा ये है कि वहाँ पे सवाल ये है कि जो हमारे लोकल ताजिर हैं, सर अगर उनका माल आता है बिल्कुल टैक्स से छूट होना चाहिए। अगर उनका माल 100% छूट होनी। 100% छूट होनी ठीक चाहिए। है। इनकम टैक्स हो Yes, और sir. सेल टैक्स से Yes, छूट हो रही, कस्टम sir. ड्यूटी तो जाहिर है वो देंगे। कस्टम नहीं। ड्यूटी भी नहीं दे सकते हैं। आप दे देना अपनी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी आपसे ले ले नहीं, कस्टम अगर वाले। जो अगर नहीं सर देखिए, आप इस वक्त कस्टम फ्री ड्यूटी ये जो है गाड़ी आप चला रहे चला हैं रहे हैं ना गिलगित मीर बल्तिस्तान साहब, के आप अंदर। चला रहे हैं, हम्म, चला रहे हैं ना? आप एनसीटी गाड़ी से इन करे गाड़ी को हम्म। सोस्पोर्ट पे आप दे कहे दें। कि कस्टम ले ले, वो क्यों नहीं लेते उसका? तो वो कस्टम ड्यूटी कैसे आ गई? उसको तो ये करना है बुनियादी तौर पे, ये 80s में 80 में जो है ये अडॉप्ट हुआ जीबी में कस्टम एक्ट 82 में 82 या 80 में जब भी अडॉप्ट हुआ। 80 में देखिए कि उसको तो या तो गवर्नर ने एज ए ऑर्डिनेंस यहाँ पे 3 महीने 6 महीने के लिए करना है, उसके बाद असेंबली से दोबारा इसको वेट करवाना है। असेंबली में जो भी इसको अगर वेट करेगा कस्टम ड्यूटी को, तो फिर वो मेंबरान असेंबली के साथ जो एक होना है देखिए, वो तो हमें पता है। मंजर साहब जो हमारे छोटे ताजिर हैं जो केरी का काम करते हैं, सर, पेन सर, करते थे, उनको तो फ्री होना चाहिए, कोई टैक्स उनको नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल। उससे बहुत ज्यादा सर, वाबस्ता है। सही दूसरा सवाल इस वक्त वहां पे ये है कि किन का माल अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, केरी का काम जो क्लियरेंस एज ए क्लियरिंग एजेंट कौन कौन वहां पे बैठे हुए हैं, किन का मंजर माल बैठा अंदर हुआ है, पड़ा मीर हुआ है, साहब बैठा हुआ है, जो क्या भी है। उसमें बैन आइटम्स पड़े हुए हैं अंदर, सवाल ये है। ठीक है, क्या उनकी इंस्पेक्शन 10% इंस्पेक्शन होगी या इसी तरह वो माल जो है ना, या पूरा इंस्पेक्शन होगी या 10% इंस्पेक्शन पे वो माल छोड़ा नहीं जाए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कैबिनेट से क्यों कहा था कि वन टाइम छूट के थे तमाम जो है ना देखिए यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अयूब वजीरी साहब ने अंदर असेंबली के फ्लोर में क्या कहा कि इसके पीछे हाफिजुर रहमान साहब भी मौजूद है। अब मुझे तो अयूब वजीरी का Statement है। स्टेटमेंट है। सर देखिए धरने जमील साहब ने में, भी देखिए आज 2 दिन मैं धरने में बैठ गया हूँ साजिद मीर साहब, वहाँ पे तो हमारे कुछ जो भाई लोग हैं, हमारे कोई अहबाब है, सरकारी ऑफिसर्स है, उनका माल पड़ा हुआ है। आप क्या कहते हैं? मैं ये सर तो ओपन तकरीरों में है, सर, आप देख रहे हैं आप सोशल मीडिया में, तमाम गुजारिश चीजों को ले देख लें रहे हैं। सर, आप सर जी, बोले जी, बोले। जी। मनोज साहब को आपस लेते हैं। में आप बता देखिए, रहे। सुस्त इशू के अंदर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 1 में शामिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपका कस्टम एक्ट 1980 बस ये किसी भी सर हम- आइन के किसी भी शिक में शामिल नहीं है। लोग कहते हैं ना कि 200 फला में है, उसमें भी नहीं है। सर गुजारिश ये है कि आपके जितने कवानीन हैं, हाँ। कस्टम एक्ट 1980 इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान पहला वर्ड है। यस, GB is not in the territory of Pakistan as per Constitution of Pakistan. फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट है, इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसी तरह जो भी कवानीन है। मेरी गुजारिश मीर साहब को मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि आप माल जिसका भी है वहाँ, आपने अगर उसको कन्फिस्केट किया है तो जिस कानून के तहत किया है उस कानून का इतलाक इस सूबे में नहीं है। आपने कन्फिस्केट भी गलत किया। 1 मिनट सर, मुझे मेरी बात पूरी करना। सर। दूसरी चीज, म्यूचुअल अरेंजमेंट के तहत कस्टम कलेक्ट्रेट, FBR, गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर, म्यूचुअल अरेंजमेंट के तहत 80 से 84 तक एक निज़ाम चलता रहा, 84 से 92 तक एक निज़ाम चलता रहा, 92 से 2001 तक एक निज़ाम चलता सर रहा। मजलिस काफी लंबी हो रही है। 2001 से लेके अब 2024 तक 23 तक ये निज़ाम चलता रहा। बीच में कोविड भी आया। अब गिलगित बल्तिस्तान का ताजिर बाशऊर हो गया है, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम
बाशऊर हो गई है। वो कहते हैं कि हम कस्टम ड्यूटी RD भी यहाँ उसका भी इतलाफ नहीं होता है। चलें, फिर भी म्यूचुअल अरेंजमेंट होती है FBR के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ। CD कस्टम ड्यूटी के ऊपर अगर बात करते हैं तो ये सारी चीजें मीर साहब ने बात की कि आप फाटा अर्सवाइल फाटा को ले लें। फाटा के अंदर आपका SRO जब तक फाटा मर्ज नहीं हुआ था, पाकिस्तान के किसी भी पोर्ट के ऊपर फाटा का जो डोमिसाइल होल्डर जो है वो SRO था। तो गिलगित बल्तिस्तान वालों ने, गिलगित बल्तिस्तान किसी को जहेज में मिला है, किसी की जहेज में आया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान यहाँ के लोगों का हक है। मनावर साहब, ये गुफ्तगू आपकी जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे हमें सुनने को नहीं मिली। मैं गुजारिश यही कर रहा हूं आज आपकी गुफ्तगू कुछ और है, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे कुछ और थी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं अगर मिनिस्टर फाइनेंस था और उस वक्त मेरे ताजरों ने अगर ये वाली डिमांड रखी होती तो मेरी गुफ्तगू तब भी यही थी। आप मुझे ये बताएं कि मैं जब मिनिस्टर फाइनेंस था 2020 2 दिसंबर से लेके 4 जुलाई 2023 तक मैं मिनिस्टर फाइनेंस था, हमारे ताजिरों ने अगर ये मौक़िफ़ रखा था या हमारी गिलगित बल्तिस्तान की अवाम, अंजुमन इमामिया, अंजुमन सुन्नत वल जमात, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम अगर इस बात पे आती तो मैं उनके साथ था। इनको छोड़ दे ना अंजुमनों को फलां को। देखे साजिद मीर साहब और अपना मेहताब साहब से आखिरी एक कमेंट लेना चाहूंगा सर, कि आपका क्या अंदाजा है कि जावेद मुनव्वर साहब PTI के इस वक्त रुकने असेंबली है या PTI के साथ इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और जमात में जा रहे हैं? वैसे आपका बड़ा अच्छा तज्जिया होता है। नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जावेद मुनव्वर साहब और खालिद खुर्शीद साहब की, जब जावेद मुनव्वर साहब और फतहुल्लाह खान साहब इनकमिंग इलेक्शन की मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। जावेद मुनव्वर साहब और फतहुल्लाह खान साहब के हवाले से पूरा केस खालिद खुर्शीद साहब ने खान साहब को भिजवाया था। उसके बाद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे सबसे पहले इन दोनों को डी नोटिफाई किया गया पार्टी से। ये तो अब मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि मुझे डी नोटिफाई नहीं किया गया, मैंने पार्टी खुद छोड़ी पार्टी से। इनका वजह फ्यूचर इनका क्या देख रहे हैं, किस पार्टी से ये इलेक्शन लड़ेंगे? ये जो मुझे ज्यादा लगता है वो ये लगता है कि अब MLN में जाएंगे, आजाद लड़ेंगे। जी मेहताब साहब, आप बता दें, इनका भी बड़ा अच्छा तज्जिया होता है। इस वक्त जावेद मुनव्वर साहब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली है। इन्होंने अपने एफिडेविट जमा करवाया हुआ है और ये चूँकि इसने पार्टी ज्वाइन किया था, इन्होंने पार्टी छोड़ा है, उसके बाद से यहाँ पर इनको डी नोटिफाई करना या इनके हवाले से कोई एक्शन करने की क्लास इस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 62B गिलगित बल्तिस्तान में एक्सटेंड नहीं है, जिसकी वजह से ये आज भी असेंबली ऐसा ही है ना। जब मैं साहब 62B 2017 के तहत नहीं है तो खालिद खुर्शीद कैसे डिस्क्वालीफाई हो गए? मेहताब साहब, किस कानून के तहत? 2017 एक्ट के तहत हुआ है। 48A उसमें इंसर्ट हुआ है। साहब को ज्यादा अच्छी तरह पता है, ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ 48A। लेकिन इसमें गुजारिश ये है कि सर नहीं, उसको गुजारिश को छोड़ दे। आप ये बताएं ना, इन दोनों का जो कमेंट थे उसको आप कंक्लूड कर देना। आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं ये फाइनल कर देना, फाइनल कर देना। सर मैं गुजारिश मेरी सुन लेना, हमारी घर पे भी कोई नहीं सुनता, आप सुन लेना। हमारा इशू ये है कि यहाँ पे दोनों ने मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की ना। अच्छा, यहाँ पे जहाँ तक बात है मेरे इलेक्शन लड़ने के हवाले से, मैंने आपसे गुजारिश पहले भी बारहा करता रहा हूँ कि आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे ना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन ना लड़ना, मैं मेरे हल्के में एक मेरा सियासी ग्रुप है जो मेरे पास मेरी वजह से नहीं है, मैं पिछले 30 साल से वो सियासी ग्रुप है, वो ग्रुप जो इस तरह से बेहतर समझेगा, जिस जमात में जाने का मशवरा देगा, वो उसके ऊपर अभी इसके ऊपर कोई बात करना काबिल वक्त है। दूसरी चीज, दोनों साहिबान ने जाहिर सहाफी जाहिर सहाफी है, अपना तजिया देंगे। गिलगित बल्तिस्तान का जो 2020 का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर हम 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते, उनमें से 6 आज़ाद उम्मीदवार, उनकी शक्लें मुख्तलिफ थी। मैं भी PTI में गया, बाकी 5 गए नहीं। आप पहले से PTI में थे और टिकट आपको नहीं मिला। सर मेरी गुजारिश ये है ना कि मैं हुकूमत PTI ज्वाइन की, बिल्कुल हुकूमत हमने PTI की ज्वाइन की और हमारे साथ बाकी 5 दोस्त हमारे, हमने PTI ज्वाइन की। और अगर आप इसको लीगली देखते हैं तो लीगली इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपकी फैमिली में 2015 में भी इलेक्शन लड़ा PTI के टिकट। यही आपसे गुजारिश बात कर रहे हैं लीगल वे में। आप इस वक्त मैं मतलब अंदर हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के साथ हूँ, यही है ये पाकिस्तान। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि यहाँ पे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के बाद आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही शक्लें बढ़ चुकी है।
बाकी अगर आप लीगल कॉनोटेशन में बात करते हैं, हाँ। लीगल कॉनोटेशन में बात करते हैं तो ये उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समेत मेंबर है। 5 और आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा था पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से। फोरम ओपन है मीर साहब आपके लिए भी, मेहताब साहब के लिए भी। मनवा साहब के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी इसके साथ राब्ते किए हैं, अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त इसके साथ राब्ते कर रही है। अच्छी बात। लेकिन मनवा साहब इस वक्त सोच रहे हैं कि कहीं गुलबर साहब के ग्रुप में ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन मनवा साहब ने इस वक्त जो खेला है बहुत बेहतरीन पिच पे इसने खेला है, और आने वाला वक्त में गिलगित बल्तिस्तान के खास तौर पर नगिल 5 का जो हल्का है वो खबरों में रहेगा। अच्छा, वैसे मीर साहब, गुलबर साहब चूंकि बड़े इनसे तोबो पढ़ते हैं, वो बड़े समझदार है इस मामले में, आप क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट सर। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, इस वक्त तमाम पार्टियां कंफ्यूज है, किसी को कोई पता नहीं है कि आगे उनके फ्यूचर नहीं, मनवा साहब क्या वाला है? बस आप भी उसी कंफ्यूजन में ही है। अच्छा, अभी तक जितनी confused पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस वक्त कंफ्यूज है, किसी को कोई पता नहीं है कि- मेरे ख्याल में, मेरी इन्फॉर्मेशन में मनवा साहब कंफ्यूज नहीं है। नहीं, मनवा मनवा साहब- साहब ने बेहतरीन पिच पे खेला है। देखिए, और नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पार्टियां खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगी तो फिर मनवा साहब भी फिर किसी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे ना। जब पार्टियां खुद कंफ्यूज है तो मनवा साहब किस डायरेक्शन मनवा साहब लास्ट बता दे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, क्या फाइनल आपका डिसीजन जाने क्या आपने सबसे पहले मैं- स्टार्ट में सब सबसे- दो सेंटेंस में, 2-3 सेंटेंस में सर, चाहिए, पहले- टाइम ओवर हो गया प्रोग्राम का, सबसे बिल्कुल पहले हो रहा है। सर मैं और आप इलेक्शन तक की जिंदगी मांगते हैं अल्लाह से, उसके बाद आमीन। चूंकि इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे दे, जिंदगी दे दे। इलेक्शन प्रोसेस अवाम के जरिए है, अवाम के साथ है। हम्म। हमारी अवाम जिस तरह बेहतर समझेगी, हम अपनी अवाम के साथ मुशावरत के साथ आगे जाए। नाजरीन, आपने डेली केटू की ये तफसीली जो गुफ्तगू थी, शायद ये बड़ी तवील थी, चूँकि हमारे पैनल में बहुत सारे दोस्त अहबाब थे। हम कोशिश करेंगे आइंदा भी इसी तरह की गुफ्तगू जो है तवील गुफ्तगू रहेगी, चूँकि इलेक्शन आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से हमारे पैनल में बहुत सारे साथी होंगे, ख़ासकर हमारे आज के मेहमान जावेद मुनावर साहब, साजिद मीर साहब और मेहताब साहब, जो मेरे कुलीग भी हैं, हमारे साथी हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।